देखेंगे एलिमिनेशन कैसे करना है, ऑप्शंस को ग्रिल कैसे करना है जो हमेशा लॉजिकल रीजनिंग में करना जरूरी है। क्लैट आपको इतना टाइम नहीं देता है कि आप दो दो बार एक ही पैसेज को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करें। सस्ता खाना मिल जाता है, वेंडर्स वगैरह आप जाओगे 10 रुपए में लोगों को वेंडर्स वगैरह पूरी पाव भाजी खिला देते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं पूरा पूरा खाना, पूरी थाली मिलती है 30 रुपीज में। सैचुरेटेड फैट एक होता है अनसैचुरेटेड, जो कंज्यूम करना चाहिए, सैचुरेटेड नहीं करना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन आपके प्रीमाइस को ही किल कर दे वो हमेशा, कोई भी सीआर का क्वेश्चन हो, कोई भी एलआर का क्वेश्चन हो, गलत ऑप्शन में जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। लॉजिकल रीजनिंग की आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं केसलेट्स डिस्कशन। हम लोगों ने सारी स्ट्रैटेजीज करी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे, डिफरेंट टाइप के टॉपिक समझे जिस पर आपको लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं केसलेट्स डिस्कशन, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो जो स्ट्रैटेजीज अभी तक हमने इतनी सारी पढ़ी हैं उनको यहां पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे एलिमिनेशन कैसे करना है, ऑप्शंस को ग्रिल कैसे करना है जो हमेशा लॉजिकल रीजनिंग में करना जरूरी है। तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस से आज हम लोग ये समझने वाले हैं। तो पहले पैसेज पर आते हैं। अक्सर आपको जैसे क्लैट में पैसेजेस गिवन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने पैसेज की थॉरो रीडिंग जरूर करें। थॉरो रीडिंग से, अगर आपने पैसेज की किसी वजह से थॉरो रीडिंग नहीं करी है तो लॉजिकल रीजनिंग में ये दिक्कत आती है बच्चों को एलआर के सेक्शन में कि उनके क्वेश्चंस बिल्कुल सही नहीं होते और होने भी नहीं बनते। अगर आपको पैसेज नहीं समझ में आया तो कैसे आप ऑथर के आर्ग्यूमेंट से इन्फरेंस निकाल लोगे? अगर आपको पैसेज ही नहीं समझ में आया तो कैसे आप ऑथर के आर्ग्यूमेंट में अजम्पशन निकाल लोगे, स्ट्रेंथन कर लोगे, वीकन कर लोगे या कुछ भी कर लोगे? पैसेज को थॉरोली समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पैसेज को हमेशा एक्टिवली रीड करना है। कोई भी चीज हम जब बेमन से पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप ये मान के चलो कि आप उस पैसेज को दोबारा पढ़ोगे। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, बेमन से पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और मान के चलो दोस्त, क्लैट आपको इतना टाइम नहीं देता है कि आप दो दो बार एक ही पैसेज को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करें। तो पहली बार में करना है और एक्टिवली रीड करना है पैसेज को, एक इंटरेस्ट डेवलप करना है कि यार इस पैसेज से मैं कुछ समझने वाली हूं, इससे मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान कभी मेरे दोस्त वेस्ट नहीं जाता, जिंदगी में लॉन्गर टर्म में हमेशा ज्ञान काम ही आता है। तो बात करते हैं पैसेजेस को समझने की। अभी यहां पर अक्रॉस एशिया rural populations accustomed to active farming jobs are migrating in increasing number to the urban areas। तो across Asia ये पैटर्न देखा गया कि जितने भी रूरल पॉपुलेशंस हैं वो अकस्टम हैं, क्योंकि उनको फार्मिंग जॉब्स में वो ज्यादा एक्टिवेट हैं, तो वहां पर वो मोस्टली लोग फार्मर्स हैं। दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द अर्बन एरियाज, जो ऑलरेडी हम जानते हैं, where they occupy the sedentary manufacturing और सर्विस सेक्टर जॉब्स। तो वहां से जब वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ के आते हैं तो यहां पर या तो वो सर्विस सेक्टर्स में जॉब्स ले लेते हैं या फिर उनको सिडेंट्री मैन्युफैक्चरिंग में जॉब ले लेते हैं। सिडेंट्री का मतलब होता है सेटल्ड लाइफस्टाइल। तो सिडेंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में घुस जाते हैं, फैक्ट्रीज डाल लेते हैं, स्मॉल स्टार्टअप कर लेते हैं। इस तरह से छोटे छोटे वो जितने भी आपके होते हैं एमएसएमई, उस तरीके का ये लोग काम शुरू कर देते हैं। ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, नंबर 1 चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होने की वजह से, और इजी अवेलेबिलिटी। किस चीज की इजी अवेलेबिलिटी? अफोर्डेबल हाई कैलोरी फूड। तो दो चीजें हैं यहां पर, टाइम का एक चैलेंज है और इजी अवेलेबिलिटी होता है हाई कैलोरी फूड का। ये माइग्रेंट पॉपुलेशंस आल्सो चेंजिंग देयर ईटिंग हैबिट्स। तो यहां पर इन्होंने अपने वर्किंग हैबिट्स तो चेंज करे, अपना प्रोफेशन तो चेंज किया ही है जब वो लोग शिफ्ट हुए हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज के अंदर। साथ के साथ उनके ईटिंग स्टाइल्स, ईटिंग हैबिट्स में भी एक चेंज देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे हाई कैलोरी फूड ज्यादा अवेलेबल होता है तो लोग अक्सर उसी को इंटेक कर रहे हैं जो रूरल पॉपुलेशन से आ रहे हैं। एंड दैट इज ऑल्सो अफोर्डेबल। सस्ता खाना मिल जाता है, वेंडर्स वगैरह आप जाओगे 10 रुपए में लोगों को वेंडर्स वगैरह पूरी पाव भाजी खिला देते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं पूरा पूरा खाना, पूरी थाली मिलती है 30 रुपीज में। तो हाई अफोर्डेबल तो है ही और हाई कैलोरी फूड है, तो उनके ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। कहाँ ये गांव के निवासी पहले गांव में सॉलिड घी खाते थे, प्रॉपर अच्छा प्योर मिल्क पीते थे, तो वो सब चीजें अब यहाँ पर चेंज हो रही है उनके ईटिंग हैबिट्स के अंदर। alarmingly, now this is a concern, यहां पर पैसेज ने एक ट्रांजिशन दिया है हमें, that is actually an alarming trend. Alarmingly, 2 out of the 5 adults in the Asia Pacific region are either overweight or obese. So 2 out of 5 people in the Asian population, Asian Pacific region population, या तो ये population overweight है या obese है, ये already हम लोग जानते हैं।
WHO estimates that roughly half of the world's share of adults with diabetes lives in Asia. Oh my God, that's actually an alarming concern. ये तो मतलब मुझे भी आज देखा मैंने भी कि WHO के हिसाब से more than 50% of the world's population that is diabetic, that too जिनको भी डायबिटीज का प्रॉब्लम है, they live only in Asia. बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के मोर देन 50% आबादी जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो एशिया में रहते हैं. दैट्स एन अलार्मिंग कंसर्न जो ऑथर ने यहां पर हमें दिखाया है. There are many models for how Asia's governments can confront obesity. So there are many models का मतलब है यहाँ पर ऑथर कुछ proposed solutions देना चाहता है या बता रहा है कि गवर्नमेंट ने लिए होंगे for how Asia's government can tackle with the problem of this obesity. Governments in the United States and Europe are introducing the taxes on soft drinks. अब ये कैसे बता रहा है कि एशिया में तो अभी जो लेंगे ऑलरेडी ये यूएस और यूरोप में क्या ट्रेंड है, हाउ दे आर कर्बिंग टू द ओबेसिटी ऑफ द पीपल, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द टैक्सेस ऑन द सॉफ्ट ड्रिंक्स. यहां पर आपको कोका कोला वगैरह पे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. उन्होंने जान के कि लोग यार सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिए, लोग एरिएटेड ड्रिंक्स ना पिए जिनमें सबसे ज्यादा चीनी होती है. ऑन दैट नोट डाइट कोक में भी पूरी चीनी होती है. लोग सोचते हैं यार डाइट कोक तो डाइट वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सेम चीज बता रहे हैं कि यूरोप और यूएस ने तो इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने का एक तरीका ढूंढा है कि उन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया है अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स पर और जितने भी शुगरी बेवरेजेस लोग परचेज करेंगे, विद द प्रोपोनेंट्स आर्ग्यूइंग दैट सच बेवरेजेस कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी. जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इन एरिएटेड ड्रिंक्स की वजह से ओबेसिटी होती है बाय एडिंग द एक्सेस कैलोरीज विदाउट प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज को ही ऐड किया जाता है और इसमें जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इन एरिएटेड ड्रिंक्स में. And henceforth, the governments of US and Europe have imposed the taxes on such drinks. Despite the adoption, despite मतलब इसके बावजूद भी, despite the adoption or consideration of taxes on these sugary drinks in many cities around the world, इसके बावजूद भी transitions are highly important क्योंकि ये आपको समझा देते हैं कि ऑथर का आगे नोशन क्या होने वाला है. The moment मैंने ये पढ़ा कि यार despite लिखा है और बोला कि despite का मतलब होता है बावजूद इसके, तो बावजूद किसके, कि बावजूद इसके कि काफी सारी सरकारों ने, काफी सारी सिटीज ने इन ड्रिंक्स पर टैक्स इंपोज किया है. तो डिस्पाइट ने मुझे क्या किया, कहा इसके बावजूद भी लोगों को शर्म नहीं है, गट गट कोला पिए जा रहे हैं, कोका कोला पे गाने बनाए जा रहे हैं या फिर वैसा ही कुछ. तो इन्होंने कहा डिस्पाइट इसके, आई बिलीव दैट सच मेथड्स कैन नॉट इफेक्टिवली सॉल्व द प्रॉब्लम. ये ऑथर का मानना है क्योंकि ऑथर भी यही कह रहा है कि लोग नहीं सुधरने वाले, लोग द पीपल आर गोइंग टू ड्रिंक द एरिएटेड बेवरेजेस. सो डिस्पाइट दिस, ऑथर ये मानता है कि मेरे हिसाब से ये मेथड्स इफेक्टिव नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एज इट इज नॉट क्लियर whether such taxes positively affect the health outcomes. तो वो यही बोल रहा है कि टैक्सेस इंपोज करने के बावजूद भी हमें एज सच पॉजिटिव आउटकम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं. तो पीपल आर स्टिल गेटिंग ओबेसिटीज एंड स्टिल पीपल आर परचेजिंग दीज काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स. From a policy research of perspective, अगर हम policy research perspective से देखें, long-term studies are needed to determine the lifelong health impacts. तो हमें एक properly research करनी चाहिए, हमें lifelong impacts देखने चाहिए ऐसे aerated drinks के long-term studies होनी चाहिए to determine their impacts. And research across the cases is needed to determine the sensitivity of the consumption to incremental increases in the tax rates. तो यहां पर कि कितना ज्यादा sensitivity of the consumption आई है, मतलब कितना ज्यादा ऐसा हो रहा है कि हम लोगों ने तो टैक्स इंपोज कर दिए, क्या जनता ने एक्चुअली परचेज करना कम किया है. So how much the consumption is actually relating to the increased taxes जो गवर्नमेंट्स इंपोज कर रही है. Another concern in sugar taxes is the socio-economic equity. एक और कंसर्न का यहां पर मुद्दा है जो कहता है कि ये जो शुगर पे टैक्सेस लगे हैं, दैट इज एक्चुअली अ सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी. कैसे? टैक्सेस ऑन चीप अनहेल्दी फूड्स कैन इंपैक्ट अ लो इनकम पॉपुलेशन. बिल्कुल सही है. अगर आप टैक्सेस लगा रहे हो सिर्फ चीप फूड्स पर, चीप शुगरी फूड्स पर, सिर्फ आप अगर चीप फूड्स पर टैक्सेस लगाते हो तो इससे पर्टिकुलर कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा भी हिल जाता है. क्योंकि जो चीप फूड है वो परचेज करने वाला कौन होगा? द लोअर क्लास पॉपुलेशन. अब लोअर क्लास पॉपुलेशन के पास ऑलरेडी पैसे नहीं है,
और उनको टैक्स भी भरना पड़ रहा है इस सामान को खरीदने के लिए, खाने के लिए। तो ये बर्डन क्रिएट करेगा। अनहेल्दी फूड्स पर, माना वो चीप थे, अनहेल्दी थे, उन पे आप टैक्स लगा दोगे तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फॉर द लो इनकम पॉपुलेशन। इसका एग्जाम्पल बताया है ऑथर ने 2011 में, डेनमार्क अडॉप्टेड अ फार रीचिंग फैट टैक्स। डेनमार्क ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी जिसका नाम था फैट टैक्स, introduced by Denmark. Fat tax that covered all the products with the saturated fats. तो इसने बोला, डेनमार्क ने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया कि जिन भी फूड आइटम्स में सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड जो कंज्यूम करना चाहिए, सैचुरेटेड नहीं करना चाहिए, तो जिन भी प्रोडक्ट्स में सैचुरेटेड फैट्स होंगे उन सभी को एक फैट टैक्स उन प्रोडक्ट्स पर लगेगा। ये डेनमार्क की पॉलिसी थी। आफ्टर ओनली 1 ईयर, आफ्टर ओनली 1 ईयर द टैक्स वॉज स्क्रैप्ड। 1 साल के अंदर उस टैक्स को रिमूव करना पड़ गया, उसको स्क्रैप करना पड़ गया, एज वर प्लान्स फॉर अ शुगर टैक्स ड्यू टू द कंसर्न्स अबाउट द प्राइस बर्डन्स ऑन द कंज्यूमर्स। तो सेम चीज हुई है डेनमार्क में, कंज्यूमर्स पे इतना टैक्स का बर्डन हुआ तो वो महंगाई की वजह से फिर गरीबी छाने लगी होगी या प्रॉब्लम्स होने लग गई, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने लग गई, तो 1 साल के अंदर ही उनको ये फैट टैक्स को रिमूव करना पड़ गया, स्क्रैप डाउन करना पड़ा। एक और चैलेंज आ जाता है, इज द लिमिटेड पॉलिसी कंट्रोल। अब यहां पर एक चैलेंज तो बताया कि टैक्स लगाओगे भी तो वो एक तरीके से सोशल इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करेगा। सेकंड पॉइंट ऑथर बोलना चाहता है, एक और चैलेंज ये है कि लिमिटेड पॉलिसी कंट्रोल होता है। कैसे? कंज्यूमर्स में सिंपली शिफ्ट कंजम्पशन टू द नॉन टैक्स गुड्स दैट आर आल्सो हाई इन शुगर। तो अब ये भी हो सकता है कि यार एक कंज्यूमर, अगर ये तो हमने बात करी लो पॉपुलेशन की, लो इनकम पॉपुलेशन की, हाई इनकम पॉपुलेशन की बात करते हैं या मिड लेवल इनकम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जब उनको पता चलेगा कि यार मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और उन सब्स्टिट्यूट्स पर हाई टैक्स नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो सब्स्टिट्यूट्स परचेज करने लग जाएंगे, इवन दो इनमें हाई टैक्स भी नहीं है लेकिन शुगर कंटेंट इनमें पूरा है। तो यहां पर उनको, जो जनता पहले हाई शुगर कंटेंट वाले प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हाई टैक्स पे कर रही थी, अब वो बच जाएगी क्योंकि वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट परचेज कर लेगी। सब्स्टिट्यूट में भी शुगर है, भर भर के मीठा है और उसमें टैक्स भी नहीं पे करना पड़ रहा, तो लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दैट्स अ लिमिटेड पॉलिसी कंट्रोल कि यार ये पॉलिसी भी सिर्फ लिमिटेड गुड्स को ही कंट्रोल कर सकती है। फार फेच्ड यहां पर इसके टोटल प्रोस्पेक्ट्स और इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। ऑल्सो हाई इन द शुगर, फाइंड वेज टू द सर्कमवेंट टैक्सेस। तो लोग यहां पर टैक्सेस को घुमा सकते हैं, दे कैन सर्कमवेंट दैट, और वो शिफ्ट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट्स पर। तो इस चक्कर में भी आप ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स येट अनदर चैलेंज। Notably, many Danish consumers were simply crossing into Germany for the cheaper products. तो जितने भी Danish consumers थे, हमने देखा कि जर्मनी में वो they were just crossing for the cheaper products, कि जहां पे सस्ता मिल जाएगा वहां से खरीद लेंगे। शुगर का कंटेंट मैटर नहीं करता, बस आने दो, पेट में जाने दो, शांति और तृप्ति होने दो। Now comes to the questions. First question कहता है, Which of the following, if true, will support the author's conclusion? तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन स्टेम को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन स्टेम में अगर if true होता है तो 90% ऑफ द टाइम्स ये आपके स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेके कि मैम ये चारों डिटेल्स जो हैं ये तो बड़ी नई डिटेल्स हैं, इनके बारे में तो मैंने पैसेज में पढ़ा ही नहीं है, तो मैम ये चारों ही आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन होने चाहिए क्योंकि ये तो पैसेज से रिलेटेबल है ही नहीं। बिल्कुल नहीं होंगे ये रिलेटेबल। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई अगर ये चारों बातें सच होती तो कौन सी बात इनमें से सबसे ज्यादा ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती, ऑथर के कंक्लूजन को, फाइनल क्लेम को सपोर्ट करती। तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथनर क्वेश्चन क्योंकि ये मांग रहा है आपसे सपोर्टर। अब यहां पर बोला गया कि कौन सा ऑप्शन ऑथर की बात को और ज्यादा सपोर्ट करेगा अगर सच होता तो पहला ऑप्शन ये कहता है, द गवर्नमेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप हैव बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द ओबेसिटी बाय द वे ऑफ फैट टैक्स। तो इन्होंने बोला कि यूएस और यूरोप में सक्सेसफुली दे हैव डन सो। क्या पूरे पैसेज में ऑथर ने किसी भी कंट्री का ये एग्जाम्पल दिया था या ये डेटा दिया था जहां पर कंट्री का 100% सक्सेस रेट रहा हो टैक्स को इंपोज करने के बाद?
नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने क्लियरली बोला था कि कहीं भी टैक्स लगा लो, लोगों ने नहीं सुधरना, तो ये आपका गलत ऑप्शन में जाएगा। बी ने कहा द साइकिल ऑफ अ 9 to 6 डेस्क जॉब हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन एशिया सिंस 20th सेंचुरी। तो इसने बात करी है लोगों के वर्किंग वाले पार्ट की। तो वर्किंग वाले पार्ट को लेके कि लोग किस जॉब में घुस गए हैं, लोग डेस्क जॉब में घुस गए हैं, लोग फार्मिंग में जा रहे हैं, लोग मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, ये ऑथर का नेट अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं था। Ultimate conclusion was discussing about obesity. This option is discussing about the work life. तो ये भी आपका गलत ऑप्शन में जाएगा। C ने कहा governments in US and Europe have failed in reducing obesity by the way of fat tax. Now that is a supporter क्योंकि ऑथर ने भी ये बात बोली कि फैट टैक्स लाने के बावजूद भी वो ओबेसिटी से डील नहीं कर पाए, तो ये आपका एक प्लॉजिबल ऑप्शन हो सकता है। डी ने कहा द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एशियन पीपल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल ऑफ द वेस्ट। इन्होंने ये बोला था कि माना एशिया की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन है, ओबेसिटी के बारे में भी डिस्कस किया था, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करके तो एक तो एक्चुअली ये बॉडी शैमिंग चल रहा है, तो ये गलत ऑप्शन तो है ही, प्लस पूरे पैसेज में बॉडी स्ट्रक्चर को लेके ऑथर का नेट कंक्लूजन नहीं था। तो इसीलिए क्योंकि ये ऑप्शन फैट शैमिंग कर रहा है, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल भाई साहब गलत में हम डालेंगे ही डालेंगे। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर में जाएगा। Second question, the statement, a fat tax may work better in societies with high income levels. इसने कहा फैट टैक्स ना सिर्फ वहीं पर वर्क करेगा जहां पे हाई इनकम लेवल्स हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को टैक्स देने में दिक्कत नहीं आएगी और वहां पर लोग शायद अपनी कंजम्पशन को कम कर लेंगे। तो हाई इनकम सोसाइटीज में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहां पर वो सोशल डिस्पैरिटी नहीं क्रिएट होगी। जब लो पॉपुलेशन वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस पर बर्डन नहीं आएगा, तो वहां पर इसीलिए इसका सक्सेस होना मुश्किल है। लेकिन हाई इनकम सोसाइटीज में ये सक्सेसफुली अप्लाई हो सकता है। तो ये ऑप्शन अगर हम पैसेज में फिक्स करें तो क्या ये प्रोबेबली ट्रू होगा, क्या ये डेफिनेटली ट्रू होगा, क्या ये प्रोबेबली फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो 100% तो अभी हमें भी नहीं पता, क्योंकि ऑथर ने 2-3 ऑप्शंस बताए और 2-3 चैलेंजेस बताए और कहीं पर भी एक टोटल फाइनल ये नहीं बोला कि यार सुधार होने का ऑप्शन है, टोटल इस ओबेसिटी की प्रॉब्लम से निकलने का ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसा ऑप्शन, ऐसी बात हमें पैसेज ने नहीं बताई। तो 100% सक्सेस चांस तो कम है। और ए ऑप्शन कह रहा है कि डेफिनेटली इट विल वर्क बेटर इन द सोसाइटीज, तो हम इसको प्रोबेबली ट्रू में जाएंगे तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा। डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स तो ये डेफिनेटली नहीं है क्योंकि लो इनकम पैसेज में डिस्कस हुआ, ये हाई इनकम डिस्कस कर रहा है। तो प्रोबेबली ट्रू वुड बी अ बेटर नोशन, क्योंकि डेफिनेटली ट्रू अगेन विल मेक इट अ 100% करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस हाई इनकम सोसाइटीज वर्किंग दैट वेज, that will make A the correct option. Another question, which of the following necessarily follows from the author's argument? तो क्या चीज फॉलो करेगी ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स को, क्या चीज फॉलो करेगी, कंक्लूजन फॉलो करेगा। ऑथर का आर्ग्यूमेंट का मतलब है जो भी आपको ऑथर ने प्रेमिसेस गिवन है, ऑथर में जो भी आपको चीजें बताई हैं, ऑथर ने जो भी चीजें आपको इंफॉर्मेशन दी है डेटा को लेके, उस चीज के हिसाब से क्या चीज इसमें से नेसेसरीली फॉलो करेगी, मतलब अलाइन करेगी ऑथर के आर्ग्यूमेंट के साथ। तो अलाइन करेगी का मतलब है आपको निकालना है सॉर्ट ऑफ यहां पर इन्फरेंस। तो क्या हो सकती है वो प्लॉजिबल इन्फरेंस जो ऑथर की बातों से हमें समझ आती है। फर्स्ट कहता है द रीजन बिहाइंड द चेंज इन ईटिंग हैबिट्स ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज, क्या है रीजन उनके ये ईटिंग हैबिट्स चेंज होने का, their fascination with the high calorific food that was unavailable in their hometown। तो क्या कारण है जिस वजह से वो रूरल पॉपुलेशन ने अपना डाइटरी हैबिट्स चेंज कर दिया। रीजन इसने दिया है क्योंकि भाई ये वाला जो खाना होता था, पाव भाजी वगैरह वाला, डोसा, चाट, समोसे, पकौड़ियाँ, वो उनके गाँव में नहीं मिलती थी, तो उनको फैसिनेट हो गए वो लोग इस चीज को देख के, ओहो चौंधिया गए, वाओ अमेजिंग यार, ये वाला खाना तो कभी अपने गाँव में नहीं मिला। इस वजह से लोगों ने अपनी डाइटरी हैबिट चेंज करी। नहीं, पैसेज ने कहा था कि अवेलेबिलिटी होती है चीप फूड की, इसीलिए उन लोगों ने अपनी आदतें बदल ली, तो ये आपका गलत आंसर में जाएगा। बी ने कहा डेनमार्क हैज नॉट बीन एबल टू सक्सेसफुली काउंटर देयर प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी इन देयर कंट्री। बिल्कुल ठीक है, डेनमार्क पूरी तरह से प्रॉब्लम को हटा नहीं पाया था, बिल्कुल ठीक है, प्लॉजिबल ऑप्शन। टैक्सेस आर अ मींस जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स चीट करती है अपने सिटीजन्स को कि यार वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बना ले, मतलब टैक्सेस सिर्फ इसलिए लगाती है गवर्नमेंट कि यार वो पैसा बना ले अपने सिटीजन से। तो ये तो बाबा टोटली आपका अनरिलेटेड है, चाहे कितना भी ये एक इंटरनल सत्य हो।
डी ऑप्शन बात करता है अब, द इशू ऑफ ओबेसिटी इज अलार्मिंग। बिल्कुल ठीक है, इशू बिल्कुल अलार्मिंग है, ऑथर ने भी ये बात बोली। एंड एशियन गवर्नमेंट्स मस्ट टेक नोटिस एंड फाइंड सॉल्यूशंस फॉर इट। तो ये अब इस केस में आप बोलोगे मैम ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे कि डी ज्यादा बेटर है या बी ज्यादा बेटर है। तो बी यहां पर बोल रहा है सिर्फ डेनमार्क को डिस्कस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेनमार्क का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन ने पूछा यार कौन सा, जब कभी भी आप ऐसे दो ऑप्शंस के बीच में आपके पास क्रॉस रोड्स आए, और बहुत बार आते हैं, इस टाइम पे हम इसी क्रॉस रोड पर हैं कि यार क्या मैं बी रास्ता चुनूं या मैं डी रास्ता चुनूं। जो अक्सर जिंदगी में असमंजस आ जाता है वो क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं कि यार इधर जाना है या ये राह पकड़नी है, तो वही करना है अब। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट। आप लोग क्या करोगे, बी को बार बार पढ़ोगे, डी को बार बार पढ़ोगे, और गलती से एक लास्ट थॉट आएगा, चल यार बी, चल यार डी। ये नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। जब इस केसेस में क्रॉस रोड्स आए, वापस एक बार क्वेश्चन पे स्विच हो और देखो कि यार क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और पैसेज से बेटर अलाइ कौन सा ऑप्शन कर पा रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है यार इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फॉलो करेगा ऑथर के सारे आर्ग्यूमेंट्स को, अगर हम क्लब करें, मतलब पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, अगर ऑथर की सारी कड़ी से कड़ी हम मिलाएंगे तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूटेबल यहां रहेगा। तो ऑथर की जो कड़ी से कड़ी मिलाने वाली बातें थी, क्या वो डेनमार्क को लेके थी? नहीं, डेनमार्क वाज जस्ट एन एग्जाम्पल जो ऑथर ने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कहा। तो यहां पर इसलिए बी चला जाएगा आपका एलिमिनेशन में, और डी ने कहा यार ये जो इशू ऑफ ओबेसिटी है वो अलार्मिंग है, ऑथर ने बार बार बताई है ये चीजें। साथ के साथ वो ये बताना चाहता है कि यार एशियन गवर्नमेंट्स को इस पे वर्क करना चाहिए, एग्जाम्पल देके कि लोगों ने टैक्स लगाया तो ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। दैट विल मेक डी द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल सीरियसली अंडरमाइन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। तो अब ये हो गया इफ ट्रू, अगेन अ हिंट वर्ड, और ये अंडरमाइन करने के लिए बोल रहा है, तो मतलब ये आपका क्लियर वीकनर क्वेश्चन है। ये आपसे मांग रहा है कौन सा ऑप्शन ऑथर के कंक्लूजन में एक लूप और डाउट क्रिएट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एशियाटिक कंट्रीज हैव द lowest rates of health diseases such as diabetes etc due to their dietary culture। तो इसने कहा यार, जबकि पैसेज ने कहा था कि डायबिटिक सबसे ज्यादा यहां पर हैं, इसने उल्टा बोल दिया कि यार हमने ये डेटा देखा कि लोएस्ट रेट ऑफ डिजीजेस होते हैं जैसे कि डायबिटीज, वो सबसे ज्यादा एशियन कंट्रीज में होते हैं, कम रेट पर, लो रेट पर बोला है ऑथर ने, क्योंकि उनके डाइटरी हैबिट्स यार बहुत सही हैं, मतलब बहुत ही हेल्दी खाना खाते हैं एशियन लोग, और इस वजह से उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कम होती हैं डिजीजेस की, जैसे कि डायबिटीज। बी ने कहा एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के स्टडी ने ये देखा कि 20% टैक्स ऑन द शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस was associated with the 3% reduction in overweight and obesity prevalence। दैट इज अ करेक्ट वीकनर, बिल्कुल सही है, मिल गया हमें वीकनर, ये आपका गलत चॉइस में जाएगा। अब ये गलत चॉइस में क्यों जाएगा? एक ऑप्शन जो आपके प्रीमाइस को ही फॉल्स साबित कर रहा है। प्रेमिसेस में आपको क्या लिखा था, मोर देन 50% ऑफ द पीपल जो वर्ल्ड में डायबिटिक हैं, वो मोर देन 50% पॉपुलेशन एशिया में रहती है। इसने उसको रिवर्स कर दिया, आपके प्रीमाइस को फॉल्स साबित कर दिया कि यार जो ऑथर ने इंफॉर्मेशन दी है वो तो झूठी है, मैं हूं सिर्फ तेरा सच्चा दोस्त, ऑथर तेरे से झूठ बोल रहा था, मैं तेरा ऑप्शन हूं, मैं तुझसे सच बोल रहा हूं। तो जो भी ऑप्शन आपके प्रीमाइस को ही किल कर दे, वो हमेशा कोई भी सीआर का क्वेश्चन हो, कोई भी एलआर का क्वेश्चन हो, गलत ऑप्शन में जाएगा। अब ये काम कर रहा है हमारे लिए वीकनर का, ये डाउट क्रिएट कर रहा है ऑथर की बात पर। ऑथर ने कहा टैक्स इंपोज करो, टैक्स इंपोज करने के बावजूद भी कुछ नहीं होना, लोगों ने ओबीस होना ही होना है। इसने कहा नहीं, बात तो सुन, डेटा की तो सुन। डेटा ने ये बोला है, एशिया के बैंक के डेटा ने बोला है कि जब हमने शुगर बेवरेजेस पर हमने जब लगाया 20% टैक्स, जब हमने इंपोज किया, उसका हमें रिजल्ट क्या दिखा कि देयर वाज अ 3% रिडक्शन इन द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी एंड इवन द ओवरवेट ऑफ पीपल। तो मतलब इस वाले ऑप्शन ने मुझे कहा कि यार
टैक्स तो एक बढ़िया रेमेडी है। डाउट तो क्रिएट हो रहा है ऑथर की बात पर, क्योंकि ऑथर बात कर रहा था यूरोप की, यूएस की, डेनमार्क की। ऑथर ने एशिया के बारे में कोई बात नहीं करी, और एशिया का डेटा ने मुझे यहां पे दिखा दिया। एशिया का डेटा ने बोला कि यार एक बार हमारा डेटा तो चेक करो, हमें नहीं पता कि यूरोप में क्यों फेल हुआ, डेनमार्क में क्यों फेल हुआ, यूएस में क्यों फेल हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि जब हमने ये चीज की तो हमारे यहां तो हमने रिडक्शन देखा है बॉस। तो ये वीकन कर रहा है ऑथर के आर्ग्यूमेंट को। दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस। तो जिसने कहा था बोथ, जिसने कहा था नीदर, सी और डी आपके गलत कॉल्स में जाएंगे। On the basis of information provided above, what is the reasonable outcome? क्या होना चाहिए एक reasonable outcome, मतलब क्या होना चाहिए एक end result of levying a tax on the soft drinks in India? क्या होना चाहिए एक reasonable result? सोचो author की बातों से। Citizens will welcome the new legislation and adhere to its wording. मतलब जनता, ओहो हो क्या बात है, नया लॉ आ गया जी, हम तो तहे दिल से मानेंगे। लोग आज की डेट में ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, वो नहीं सुनते हैं जो लिखा होता है प्रॉपरली। इस रूल को तो कहाँ ही लोग फॉलो करने वाले हैं इंडिया में। तो ये तो क्लियरली आपका गलत है, क्योंकि हम अपनी जनता जनार्दन को बहुत अच्छे से जानते हैं। बी ने कहा द सिटीजंस विल स्टार्ट परचेजिंग अदर सब्स्टिट्यूट्स आइटम्स दैट गिव अ सिमिलर एक्सपीरियंस एट द अर्लियर रेट्स। पुराने रेट्स पे, वही सस्ता वाला सीन है, सब्स्टिट्यूट्स पे लोग शिफ्ट होंगे। प्लॉजिबल ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसा करेगी इंडिया की जनता। सी ने कहा सिटीजंस विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑन द न्यू टैक्स एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ रिग्रेशन। ये कह रहा है प्रोटेस्ट कर देगी लोग, सरकार नहीं सॉरी, सिटीजंस प्रोटेस्ट कर देंगे। तो प्रोटेस्ट थोड़ा सा एक्सट्रीम चॉइस है जब सब्स्टिट्यूट्स का अवेलेबल है सीन। जब बी में बिना लड़ाई झगड़े के मामला सुलट रहा है, सब्स्टिट्यूट्स लोग परचेज कर पा रहे हैं, तो लोगों में भी इतना खाली पीली टाइम नहीं है कि बैठ के आंदोलन छेड़ देंगे इस बात पे। तो प्रोटेस्ट इज एक्चुअली वेरी एक्सट्रीम ऑप्शन। डी ने कहा सिटीजन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग गुड्स टू नियर बाय एरियाज टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। अच्छा, अपना खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे हमें नहीं पता, एक काम करेंगे पहले हम लोग ना एक्सपोर्ट का धंधा शुरू कर देंगे। तो ये टोटली अनरिलेटेड ऑप्शन है, बी आपका बिल्कुल सही है कि इंडिया में लोग यही करेंगे, सब्स्टिट्यूट्स पे शिफ्ट होने लगेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पैसेज। Rewilding and restoration of land often rely on the reintroduction of species. तो जब भी हम लोग लैंड को प्रॉपरली रीजुविनेट करते हैं, रिकंजर्व करते हैं, रिप्रिजर्व करते हैं, तो उस चक्कर में हमें काफी सारी स्पीशीज को भी रीइंट्रोड्यूस करना पड़ता है जो शायद एक्सटिंक्ट हो गई हैं। But what happens when what you want to reintroduce no longer exist? मतलब आप ऐसी स्पीशी को रीइंट्रोड्यूस करना चाहते हो जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है? Oryx is the wild ancestor of all modern cattle that has not been seen since the last individual died in 1627. तो oryx एक टाइप का एनिमल है जो आपके कैटल का ही एक एंसेस्टर मान सकते हैं। तो मे बी शायद वो काउ जैसा दिखता हो या बुल या ऑक्स जैसा दिखता हो, कैटल का ही एक एंसेस्टर रहा है जो 1627 में एक्सटिंक्ट ऑलरेडी हो चुका है। दैट इज द स्पीशीज नोन एज oryx. In today's Poland, पोलैंड के बारे में बात हो रही है। The advent of agriculture and domestication put the magnificent animal on the path to extinction. तो किस वजह से? एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन की वजह से इस एनिमल के एक्सटिंक्शन का ये रीजन रहा है। Scientists today are making an attempt to bring back the beast. Now साइंटिस्ट अब ट्राई कर रहे हैं कि ब्रीडिंग के प्रोसेस से, कुछ साइंटिफिक ब्रीडिंग के प्रोसेस से क्या हम इस एनिमल को वापस लेकर आ सकते हैं। The idea is that the oryx characteristics have survived. तो ये देखा कि जो oryx के characteristics थे, जो traits थे, वो अभी भी शायद किसी ना किसी एनिमल में मौजूद हैं। They are genetically scattered throughout the descendants. तो मतलब जो भी जेनेटिक थे, जो भी जीन्स और सेल्स थे oryx स्पीशी के, वो इसके आने वाले डिसेंडेंट्स में, जो इसके बाद डिसेंडेंट्स आए हैं, उनमें कहीं ना कहीं स्कैटर्ड है। मतलब जैसे थोड़े से जीन्स, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, थोड़े से जीन्स काऊ में हैं, थोड़े से जीन्स बफलो में हैं, थोड़े से जीन्स इसके गोट में हैं। तो शायद इससे साइंटिस्ट कह रहे हैं यार पॉसिबल है हम दोबारा से oryx जैसा कुछ बना सकते हैं। By breeding these all together and selecting the offspring that show increasingly more oryx-like traits, तो ये possibility है कि offspring हम ऐसा बना सकते हैं, सबको breed करा के, multiple species को breed करा के हम एक ऐसा offspring create कर सकते हैं। Offspring is the obviously the बच्चा of oryx, तो एक baby oryx हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें oryx के traits होने के chances हैं। The theory is that we can eventually recreate it समथिंग वेरी सिमिलर टू द लॉस्ट एनिमल। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो मुश्किल है ऑब्वियसली, लेकिन सिमिलर जैसा हम लोग बनाने के चांसेस हैं। ये थियोरी है साइंटिस्ट की।
इस थ्योरी को बोलते हैं बैक ब्रीडिंग। तो ये बैक ब्रीडिंग की थ्योरी है, जिसका मतलब है एक्चुअली आप ब्रीडिंग कर रहे हो बैकवर्ड्स। One of the main reasons for this, he argued, is that the big animals, the oryx इस तरह के animals जो होते हैं, would have engineered this landscape through their grazing behavior। तो इनका ये मानना है कि ये जो नया animal ऐसे आएगा, ये survive कर जाएगा इस तरीके के environment में, क्योंकि उनका grazing behavior है और अपने पास pastures available होंगे उनको graze कराने के लिए। Something not known as the natural grazing, which made them popular as the engineers of the future European wilderness। तो engineers of the future European wilderness के हिसाब से जो भी forest और जितने भी wilderness areas available हैं, वहां पर हम इनको grazing करा भी सकते हैं apart from the natural grazing zones जो उस टाइम पे available थे। कुछ लोग ये argue करते हैं that bringing extinct species back has no ethical basis। तो कुछ लोगों का मानना है, लोगों का ये negative perspective है that it is actually has a no ethical value and it is in fact impossible। लोगों का ये भी mindset है कि भाई आप ये नहीं recreate कर पाओगे, impossible है। जबकि कुछ लोगों का consideration है कि ये एक ethical duty है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें, अलग अलग लोग जितने मुंह उतनी बातें, वो वाला सीन है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा रिक्रिएशन करो, कुछ लोगों का मानना है कि मत करो, ये एथिकल वैल्यू के अगेंस्ट है। द लाइकलीएस्ट रिजल्ट ऑफ द करंट एंड पास्ट एक्सपेरिमेंटेशन इज द फ्यूचर फुल ऑफ कंपीटिंग ऑरक्स। तो इन्होंने बोला कि अगर हम लोग लाइकलीहुड चांसेस क्या है, जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस देखा और करंट एक्सपीरियंस देखा, एक्सपेरिमेंटेशन देखा, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हमें फुल कंपीटिंग ऑरक्स मिल जाए विद द न्यू जेनेटिक पैथ्स, जिनमें न्यू जीन्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज से ब्रीड होके एक नया बना है, तो उनके वाले भी सारे ट्रेट्स आएंगे। तो विद न्यू जेनेटिक पाथ्स लीडिंग इनटू एन अननोन फ्यूचर। तो क्या पता एक अननोन फ्यूचर हो जिसका हमें नहीं पता, क्या पता कुछ डेंजरस ऑरक भी क्रिएट हो जाए। तो यहां पर एक ऑथर ने एक डाउट क्रिएट कर दिया, एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। Functionally speaking, it makes little difference what the created animal looks like। तो अब ऑथर कह रहा है कि यार ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लुक्स पे फोकस मत करो कि यार वो नया एनिमल दिखता कैसा है, as long as they behave a certain way। तो उनको तो बस बिहेवियर से मैटर करता है, वही ग्रेजिंग बिहेवियर, और वो यूजफुल होने चाहिए फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। बिहेवियर मैटर करता है, चाहे बेशक वो ऑरक्स जैसा दिखता ना हो, लेकिन ऑरक्स जैसा बिहेव जरूर करता हो। बट पार्ट ऑफ द ड्राइव फॉर रिक्रिएटिंग अ लॉस्ट एनिमल इज अनडाउटेडली एस्थेटिक। ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि यार जब आप रिक्रिएट कर रहे हो तो बेसिक चीज तो ये माननी होनी चाहिए ना, एस्थेटिक इज व्हाट प्लीजेस द आई। तो अनडाउटेडली एस्थेटिक तो है, तुमने नया क्रिएट कर दिया, वो ऑरक्स जैसा दिख नहीं रहा है लेकिन ऑरक्स जैसा बिहेव कर रहा है, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना हमने ऑरक्स का ही एक वर्जन क्रिएट किया है। भाई नहीं, तुमने एक नया क्रिएट किया है जो ऑरक्स के सिर्फ ट्रेट रखता है, उसकी लुक्स नहीं रखता। तो इन्होंने कहा लुक्स तो होनी चाहिए भाई, अगर आप रिक्रिएट कर रहे हो तो अनडाउटेडली एस्थेटिक तो होता है। People want the new to look like their idea of the old। Exactly, जो अभी मैंने डिस्कस किया। And this more than anything will ensure the future rivalries between the competing back breeders। तो इस चक्कर में future rivalries भी होने के chances हैं between the competing back breeders। In the drive to bring one species back, we are almost have to certain to create a several। तो एक species को लाने के चक्कर में ये तो तय है बॉस कि हमें several species को back breed कराना पड़ेगा। So इस केस में I think the passage ends over here। Yes, question पढ़ते हैं। Which of the following is an assumption the author wants to make? तो as we all know, assumption is like a bridge between your premise and conclusion। तो क्या bridge इन दोनों को जोड़ रहा है? We have understood the techniques in the classes। We have assumption negation technique, we have bridge method। तो इन दोनों को अप्लाई करके देखेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बैठ रहा है। फर्स्ट कहते हैं ऑरक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम। ये तो हमें पता ही है, ये अजम्पशन है, ये तो हमें पता ही है ना। तो जो चीज ऑलरेडी पता है वो अजम्पशन तो नहीं हो सकती जो ऑलरेडी प्रेमिस में गिवन है। बी ने कहा अल्टीमेट एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बी सिमिलर टू द थीम ऑफ जुरासिक पार्क। इसने कहा यार जुरासिक पार्क जैसा होने वाला है, वो कांड होने वाला है। टोटली ऑथर ने उतना नेगेटिव जोन नहीं बताया, ऑथर एक पॉजिटिव नोट पे एंड करके गया है, सॉर्ट ऑफ, या डाउटफुल जोन पे एंड करके गया है। नेगेटिव जोन पे नहीं एंड करा कि ऑरक्स को मत क्रिएट करो तबाही हो जाएगी। तो ये भी गलत ऑप्शन में जाएगा। सी ने कहा पोलन स्टिल हैज अ फ्यू एक्सोस्केलेटन्स दैट पोजेस द डीएनए इंफॉर्मेशन ऑफ ऑरक्स। तो इसने कहा पोलन के पास अभी भी डीएनए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑरक्स की कुछ एक्सोस्केलेटन्स में। ऑथर ने कहा ऐसा अवेलेबल नहीं है अपने पास, क्योंकि एक्सटिंक्ट हो चुका है 1627 में। कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, बस ब्रीड्स में हमने कुछ ट्रेड्स देखे हैं जो डिसेंडेंट्स में हैं। एक्सोस्केलेटन्स में कुछ अवेलेबिलिटी ऑथर ने भी नहीं आपको इशारा किया, तो ये भी असम्पशन नहीं है। तीनों ही आपके अनरिलेटेड ऑप्शंस हैं।
डी ने कहा हम जब ये प्रोसेस यूज करेंगे बैक ब्रीडिंग का तो प्रोबेबिलिटी है कि साइंटिस्ट एक नई स्पीशीज क्रिएट तो करेंगे जो सर्टेन ट्रेट्स शेयर करेंगी ऑरक्स जैसे बताया ऑथर ने कि बिहेवियर सेम होने के चांसेस हैं, सेम जीन पैथ्स होने के चांसेस हैं। अ क्लियर आंसर चॉइस जो डी आपकी असम्पशन में होगी। All of the following can be inferred from the passage except. So you have to be very careful and wary whenever you are taking the question of exception. इसने पूछा कि यार सारे ऑप्शंस इसमें से ऑथर का इन्फरेंस हो सकते हैं एक्सेप्शन, तो आपको निकालना है ऐसा चॉइस जो पैसेज के हिसाब से फॉल्स में जाएगा। Selective breeding can allow the scientist to recreate or emphasis on a certain traits in the offspring. बिल्कुल ये तो ट्रू है, ऑथर ने भी यही बात बोली कि selectively जब हम मल्टीपल स्पीशीज को ब्रीड करेंगे तो एक सिमिलर ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर सकते हैं पुराने वाले ट्रेट्स का। बी ने कहा cattle existing today do not possess the same skills and capacity to graze landscape similar to the oryx. बिल्कुल ठीक बात बोली है, ऑथर ने भी ये बात बोली कि अभी तक पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, वो नेचुरल ग्रेजिंग वाला था उनमें पैटर्न इनमें नहीं है, तो yes traits have been changed, ये भी ट्रू है। सी ने कहा once the oryx have been brought back to the world they will be the first creatures to have been revived from the Jurassic era. जुरासिक एरा से ऑरक्स को रिवाइव किया, ये कौन सी दो चीजों को फालतू में ज्वाइन कर दिया? जुरासिक में तो डायनासोर्स थे, इन्होंने ऑरक्स डाल दिए वहां पर, तो ये आपका फॉल्स इंफॉर्मेशन है और ये सही बन जाएगा। डी ने कहा had it not been for the intervention of humans oryx would still have been roaming in the earth today. इसने कहा अगर ह्यूमंस ने बीच में डोमेस्टिकेशन ना डाला होता, एग्रीकल्चर ना डाला होता, तो ऑरक्स आज भी जिंदा होते। बिल्कुल ऑथर ने एक्सटिंक्शन का रीजन ही ह्यूमन को दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये गलत आंसर में जाएगा क्योंकि अपन को चाहिए एक फॉल्स आंसर, तो वो सी में हमको मिल गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, अगर इसमें से कौन सा ऑप्शन जो सच होता ऑथर की बात को सपोर्ट करता, अभी हमने डिस्कस किया है पहले वाले पैसेज में कि ये है अपना स्ट्रेंथनर क्वेश्चन। पैसेज को क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, तो ये स्ट्रेंथनर क्वेश्चन है। नेट्रोमेलियन इज अ रेप्टाइल belonging to Jurassic era that has been recreated using the selective breeding. बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ऑथर भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग की बात कर रहा है, ये भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग की बात कर रहा है, प्लॉजिबल ऑप्शन है। Theory of backbreeding cannot be used on humans to recreate our ancestors. इसने कहा कि बैक ब्रीडिंग हम ह्यूमंस पे नहीं यूज कर सकते। पैसेज ने भी नहीं बोला कि यूज कर, पैसेज ने कहा भाई जानवरों के लिए रहने दे, ह्यूमंस के लिए पैसेज ने भी नहीं बोला, तो क्लियर फॉल्स ऑप्शन, completely unrelated choice. D ने कहा scientists have found that bringing back the creatures from the past can ultimately disturb the ecological balance on earth. ऑथर ने ये नहीं बोला गेन की तबाही मच जाएगी, डेंजरस हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा इकोलॉजी, उसने कहा था अवेयर रहो, ये चीज बोली है। एक आपका अगेन नेगेटिव जोन पे पैसेज को एंड नहीं किया है। डी ने कहा ऑरक्स ओरिजिनली इवॉल्व फ्रॉम डायनासोर्स, इसने भी वही करा है जो एक पहले ऑप्शन ने फालतू में जुरासिक एरिया में पता नहीं क्यों ऑरक्स को घुसाना चाह रहे हैं। डी भी वही कह रहा है भाई ये तो डायनासोर्स इसके पुश्तैनी वो रह रहे हैं, तो ये भी आपका क्लियरली गलत ऑप्शन में जाएगा कि इसकी जितने भी पुश्तैनी नस्ल थी वो सब डायनासोर्स थे। मेकिंग ए योर करेक्ट आंसर चॉइस। ऑथर स्टेटमेंट जिसमें उसने बोला इन द ड्राइव टू ब्रिंग वन स्पीशी बैक वी आर ऑलमोस्ट सर्टेन टू क्रिएट द सेवरल फॉर्म्स, ये बोला एक स्पीशी को लाने के चक्कर में हमें काफी सारे सेवरल स्पीशीज को भी क्रिएट करना पड़ेगा जिनके साथ वो सर्वाइव कर सके द न्यू स्पीशी। ये चीज ऑथर के पूरे आर्ग्यूमेंट में क्या चीज कर रही है, क्या रोल प्ले कर रही है पैसेज के अंदर, ये स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ये पैसेज का एक प्रीमाइस है that back breeding is effective but not an absolute science. Absolute science के बारे में ऑथर ने नहीं बोला, it's not an absolute science, तो ये चीज ये ऑप्शन पार्टली सही है पार्टली गलत है, तो ये टोटली गलत में जाएगा क्योंकि इतना % सही होने से ये सही में हम इसको नहीं ले सकते, रिमेनिंग पार्ट गलत है इस ऑप्शन का। बी ने कहा कंक्लूजन बताया ये ऑथर का, बिल्कुल अल्टीमेट कंक्लूजन बोला, सब कुछ बताया, ये करो बैक ब्रीडिंग करो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये प्रोडक्ट निकलेगा। अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, ये सब करने से हमारा कंक्लूजन क्या है कि हमें बाकी नई नई स्पीशीज को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यस ये ऑथर का कंक्लूजन है कि यार ये बैक ब्रीडिंग इफेक्टिव रहेगी बट ये एक एब्सोल्यूट साइंस में नहीं रहेगी। बिल्कुल ये भी बताया ऑथर ने कि यार एब्सोल्यूट साइंस में नहीं रह सकती है, पर ये कंक्लूजन है ऑथर का, प्रीमाइस नहीं है। तो इस केस में इस ऑप्शन ने बोला कि ये तो इसका प्रीमाइस है,
प्रिमाइस है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, हमने फाउंडेशन में पढ़ा था प्रिमाइस होते हैं वो स्टेटेड फैक्ट्स जिन पे इफ और बट नहीं होता, जो आपके कंक्लूजन को वाई प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑथर ने स्टेटेड फैक्ट्स में नहीं बोला, ये ऑलरेडी अभी तक हुआ नहीं है, नई स्पीशीज लेके नहीं आए हैं। ऑथर ने कहा ये सब कुछ करेंगे, ये सब प्रिमाइस अवेलेबल होंगे, इस बिना पे हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर हमने ये सब कुछ किया, अगर हमने बैक ब्रीडिंग किया, ये सब किया, तो उससे कंक्लूजन हमें और स्पीशीज को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये आपका कंक्लूजन में जाएगा, नॉट प्रिमाइस। एंड यस, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट साइंस, जो यहां पर मैंने गलती से गलत में बता दिया था। तो यस, दिस पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट, बट कंक्लूजन पार्ट इज मोर ग्रेट। सी ने कहा अगेन ये प्रिमाइस है, प्रिमाइस ये बिल्कुल नहीं है, इसको कंसिडर करेंगे। डी ने कहा ऑथर का ये कंक्लूजन है दैट ब्रिंगिंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज बैक हैज नो एथिकल बेसिस। इसने कह दिया कि कंक्लूजन तो है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एथिकल बेस नहीं है। ऑथर ने कहा था लोगों का मानना है, कुछ बोलते हैं ये एथिकल नहीं है, कुछ बोलते हैं तो ड्यूटी है करना, तो ये लोगों का मानना था, ऑथर का ये मानना नहीं था। तो कंक्लूजन है, लेकिन ये ऑप्शन आपका पार्टली इनकरेक्ट है, नो एथिकल वैल्यू की वजह से, मेकिंग डी द इनकरेक्ट चॉइस एंड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following necessarily follows from the author's claims? तो अब हमें अगेन निकालना है कुछ कुछ इन्फरेंस जैसा कि कौन सा यहां पर फॉलो करेगा ऑथर के क्लेम को। तो फर्स्ट कहता है बैक ब्रीडिंग कैन बी यूज टू रिक्रिएट एनी लॉस्ट स्पीशी ऑन अर्थ। अब आपको पढ़ते ही लगेगा हाँ मैम ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन मैं क्या बोलती हूं हमेशा, ऑप्शंस को ग्रिल करना बहुत जरूरी है। इसने कहा एनी लॉस्ट स्पीशीज, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, चाहे वो फ्लोरा ही क्यों ना हो, ये फौना की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। लॉस्ट स्पीशीज में तो भाई प्लांट की भी आ सकती है, फूलों पत्तियों की भी आ सकती है, ह्यूमंस की भी आ सकती है। तो एनी लॉस्ट स्पीशीज में क्योंकि हर तरह की स्पीशीज इंक्लूड हो जाएगी, ये आपका गलत इन्फ्रेंस में जाएगा। बी ने कहा ऑरक्स को अगर वापस लाया गया, इट वुड बी अ ह्यूज असेट। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, लैंडस्केपिंग ऑफ ग्रीन फील्ड्स होगा यूरोप के अंदर, तो मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें हो जाएंगी, तो बिल्कुल सही है। सी ने कहा एथिकली अगर बोला जाए तो ओनली गॉड हैज द पावर टू क्रिएट लाइफ्स एंड नॉट ह्यूमंस। मतलब ये तो बंदा स्पिरिचुअलिटी पे आ गया, बाबा जी का अभी सुन के आया है कुछ, ये धर्मात्मा परमात्मा पे चला गया कि रिक्रिएशन तो साइंटिस्ट के हाथ में ही नहीं है, जो भी संसार में आएगा, जो संसार से जाएगा, उसके लिए सिर्फ परमात्मा ही रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई साहब स्पिरिचुअलिटी है तो आप साइड रखो, अनरिलेटेड ऑप्शन में होगा। डी ने कहा इफ द प्रोसेस ऑफ बैक ब्रीडिंग इज परफेक्टेड, अगर ये परफेक्ट हो गया, इट वुड हेल्प साइंटिस्ट टू असर्टेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब इसने बोला कि अगर बैक ब्रीडिंग हो गया तो अर्थ कैसे ओरिजिन हुई थी हमें वो पता चल जाएगा। ये एक्स्ट्रा साइंस में घुस गया, बहुत डीप चला गया, ये इतना डीप तो पैसेज भी नहीं गया था। मेकिंग दिस ऑल्सो एन इनकरेक्ट चॉइस, तो आपका बी बन गया करेक्ट इन्फरेंस एज पर द पैसेज। तो इसी तरह से आपने अपने पैसेजेस को, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, थॉरोली एनालाइज करना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आधी चीज आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ने पर क्लियर होती है। और ऑप्शंस को ग्रिल करना कभी मत भूलिए। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।